हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो डीएफसीसीआईएल में जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी पोस्ट का जो आज एग्जाम था 28 तारीख को, 3 सेशंस में 8:30, बाद में 12:30, उसके बाद में 4:30, तीनों सेशंस के पेपर खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एग्जाम एनालिसिस, ओवरऑल एग्जाम कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है टेंटेटिवली, उसके बाद में लेवल कैसा था एग्जाम का ओवरऑल, और गुड या फिर हम बोल सकते हैं कि सेफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। ओके, तो कुछ चीजें मैं आपसे पहले शेयर करूंगा जो उन्होंने ऑलरेडी बताई है। सबसे पहली बात तो कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ आपका डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका लेवल कैसा था। लेवल आज का जो ओवरऑल की बात करूंगा मैं, सेक्शन वाइज आपको मैं आगे बताऊंगा कि पेपर कैसा था, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था। ओके, इजी नहीं था और एकदम ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था। उसके बाद में कुछ कुछ सेक्शंस की वजह से ये थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल इसकी अच्छी खासी थी। उसके बाद में वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर इस पोस्ट के लिए 1,40,155 बच्चों ने रजिस्टर किया था फॉर दिस पोस्ट। आप अगर एग्जाम दिए हो, तो अगर आपने मतलब ठीक है आपने एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता होगा कि आपके जो अगर आप देखोगे आपके जो सेंटर में अटेंडेंस कैसी थी, तो आज का जो अटेंडेंस था वो बहुत कम था। ज्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं आए थे। बहुत से बच्चों से मैंने बात किया और लगभग 35 से लेके 45% एब्सेंटी है। और एक चीज, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, मोस्ट प्रोबेबली उसका अटेंडेंस 30 से 40% कम ही होता है। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम स्किप कर देते हैं, जा नहीं पाते, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो 35 से लेके 45% तक यहाँ पे एब्सेंटी है, 50% भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो डेटा है ये कुछ फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा तो प्रेजेंट नहीं थे। ओके, तो उस हिसाब से 55,000, 50 से 55,000 से लेके मैक्सिमम 60,000 तक बच्चों ने ये पेपर दिया है। बाकी उससे ज्यादा बच्चों ने ये पेपर नहीं दिया है। वैकेंसीज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस पोस्ट के लिए। ओके, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी। उसके बाद में वैकेंसीज जो है वो 237, ओके 237 वैकेंसीज टोटल है इसमें। एवरेज अटेम्प्ट्स पे भी कट ऑफ डिपेंड करेगा कि ओवरऑल बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट्स क्या है। हमें ये नहीं देखना है कि किस बच्चे ने बहुत जो पढ़ाई करके गया है, जो टॉप करेगा, उसके हमें अटेम्प्ट्स नहीं देखने। हमें ये देखना है कि एवरेजली कितने अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने, उसमें एक्यूरेसी मैटर करेगी। ओके, उसके बाद में एक चीज उन्होंने यहाँ पे बताई थी एडवर्टाइजमेंट में, कि जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का जो है ये फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वालिफाई करके आपको सीपैट भी देना है, जो टी स्कोर आपका होगा। ओके, जहाँ पे आपको टी स्कोर मैच करना पड़ेगा। ओके, टी स्कोर लाना पड़ेगा। तो खैर वो सारी बातें मैं आपसे बाद में करूंगा जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वो वीडियो शेयर करूंगा टी स्कोर के बारे में। लेकिन इसमें आपको 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको लेने वाले हैं। ओके, मतलब 237 इंटू 8, 1896 लगभग। लगभग हम बोल सकते हैं 1900 तक बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं फॉर सी बैट। ओके, फॉर सी बैट। ओके, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये पोस्ट को छोड़ के बाकी पोस्ट को कंपेयर करें जो भी डीएफसीसीआईएल में निकले हैं, उसमें से भी 2 पोस्ट को इंटरव्यू है, बाकी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, तो उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कम हो जाता है। खैर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि इंटू 8 रहेगा, और आपको आगे जाके सीपैट भी देना है, तब जाके आपका कट ऑफ लगेगा। वो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो टोटल ये जो है 1896, लगभग 1900 तक बच्चे ये लोग शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एवरेजली 55,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया है। ओके, तो उसमें से इतने लोग सिलेक्ट करने वाले। अभी इसमें ये भी मैटर करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। ओके, तो कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये सारे हैं आपके कट ऑफ फैक्टर, जहां पे सिंपल है, जो सबको पता ही है कि एग्जाम लेवल पे डिपेंड करता है।
अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन तो हमें पता ही थे, लेकिन अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, एवरेज अटेम्प्ट्स बच्चों ने एक्यूरेट कितने किए। ये मत सोचो कि किसी ने 100 किए, किसी ने 80 किए, किसी ने 120 के 20 अटेम्प्ट किए। ये सोचो कि एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी 95% अब है तो बहुत अच्छी है। 90 की है तो एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है तो बहुत अच्छी है। अगर आपने 110 की है लेकिन आपकी एक्यूरेसी 80-70% है तो थोड़ा आपको वो निगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि आपको पहले से पता है आपके 20% माइनस होने वाले और पता नहीं कौन से क्वेश्चंस में कट जाए। ओके, तो ये मत सोचो, इसलिए मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूँ इन डिटेल। उसके बाद में एग्जाम एनालिसिस की बात करते हैं तीनों सेशंस के। मैं कोई शिफ्ट वाइज नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। सेकंड शिफ्ट में शायद से आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस में। बाद में रेलवेज के भी अच्छे खासे थे कि 1952 का एक था कि हिस्ट्री में मतलब 1952 के टाइम पे कितने सारे जोन्स थे। बाद में 2006 तक कौन से जंक्शंस थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, बच्चों ने बताए। हाँ, आधा अधूरा डेटा है, लेकिन क्वेश्चंस का आधा अधूरा डेटा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पता चले। तो उस हिसाब से अगर हम सेक्शन वाइज जाए कि पेपर कैसा था, क्यों मॉडरेट बोल रहा हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का था। ऐसा नहीं था कि इजी था। हाँ, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, 12 क्वेश्चन थे टोटल। तो आप अगर 7 से 8 आपके अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी, अभी मैं ये 7 से 8 की बात जो कर रहा हूँ वो विद एक्यूरेसी कर रहा हूँ, उससे कम भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मैं आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे अटेम्प्ट बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके उतनी अटेम्प्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछा तो उसने रीजनिंग और एप्टी के पूरे 100% अटेम्प्ट किए और उसको पता है कि 100% एक्यूरेसी है, और उसके कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बहुत कम हो गए, 2-3 या 3-4 ही सॉल्व किए। उसके बाद में कुछ इसमें उसने और ज्यादा सॉल्व किए। तो ऐसा नहीं है कि उसके 7 से 8 जनरल नॉलेज में नहीं हुए तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको जस्ट एक सेक्शन वाइज एक बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट क्या अच्छा हो सकता है, या फिर कितना एवरेजली आप अच्छा कर सकते हो। ओके, तो 7 से 8 अगर आपका है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर एक्यूरेसी के साथ है तो भी तो और भी अच्छा है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग इसका बहुत इजी था। ओके, सबसे इजी अगर पूरे सेक्शन में आपको अगर लगा होगा 12 क्वेश्चंस वो रीजनिंग के थे, उसमें से मैं तो मानता हूँ कि जिसका रीजनिंग अच्छा है, एकदम मतलब फास्ट सॉल्विंग है, तो उसने अगर 100% अटेम्प्ट किया है तो आपकी एक्यूरेसी भी 100% रहेंगी श्योरली, क्योंकि एप्टी और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है, अगर आप सॉल्व करोगे आपको आंसर आ गया तो आपको पता है, आप श्योर हो कि ये मेरा जवाब सही है। ओके, जैसे कि जनरल नॉलेज में कुछ आपने ऐसे ही टिक करके आए होंगे, चलो कंफ्यूज में तो ये हो सकता है, लेकिन एप्टी और रीजनिंग में खासकर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। तो अगर आपके 9 से 11 अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। बहुत से बच्चों के पूरे 12 के 12 अटेम्प्ट है और 100% एक्यूरेसी भी है। ओके, लेकिन तो भी अगर आपके 10-11 है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन है। ओके, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि पूरा एग्जाम देखते हैं तो रीजनिंग और एप्टी इसमें डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सभी लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो था वो करने लायक था, सॉल्यूबल था, लेकिन सॉल्यूएबल था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। 24 क्वेश्चंस थे, लगभग 24 क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। ओके, एक एक और कुछ ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम ले रहा था, कुछ 5-6 सवाल तो ऐसे थे कि तुरंत हो रहे थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो इसलिए अगर आपके 15 के ऊपर मतलब इवन 17 वगैरह आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे हैं। इसमें भी बहुत से बच्चों से मैंने बात की है तो 20 के ऊपर है उनके अटेम्प्ट और एक्यूरेसी के साथ है। ओके, तो जिन बच्चों के रीजनिंग एप्टी बहुत अच्छे सॉल्व करके उन्होंने मार्क्स अगर मतलब अच्छे से एक्यूरेसी के साथ उन्होंने टिक किए होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 36 मार्क्स में अगर आपके 30 के ऊपर आ जाते तो आपको एक पुश मिल जाता है पहले से कि आपके बाकी अगर गलत भी हुए तो थोड़ा बहुत आपका मैनेज हो जाए। ओके, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके 17 तक भी अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो सेशन आपका था वो था जनरल साइंस, जो 24 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत मॉडरेट थे।
ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडरेट लिखा है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि जनरल साइंस में आप सीधा 25 अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ करके आओगे, कोई बच्चा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत गलत होगा, एकदम जिसने पढ़ाई भी की होगी उसके 2-3 गलत होंगे, एक गलत होंगे, या फिर उसने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो ये चीज याद रखना, जनरल साइंस के अगर आपने 15 से 17 अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ, वेरी गुड अटेम्प्ट। उसके बाद में इंडियन रेलवे, ओके, जो हिस्ट्री डीएफसीसीएल का भी पूछा गया था, तो 24 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल का था। ये पेपर जो था मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी कहूंगा। ओके, जो हिस्ट्री पूछा गया था इंडियन रेलवे की, क्योंकि बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए कि ये सोचने लग गए कि इतना, मतलब बच्चों ने पढ़ाई करके भी इतनी डीप स्टडी वो नहीं कर पाए, मतलब इतना सोचा नहीं था बच्चों ने। ओके, टू बी ऑनेस्ट, तो ये बच्चों से मुझे सुना ही आया। तो बहुत सारा इन डिटेल पूछा गया था, किलोमीटर्स और बहुत सारी चीजें ऐसे पूछी गई थी। मतलब ऐसा नहीं पूछा गया था कितने जोन है, कब तक इतने जोन थे, या फिर कब तक इतने जंक्शंस थे। बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछे गए थे। ओके, तो ये जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आपका सेशन था। अगर इसमें आपके कम अटेम्प्ट है तो डोंट वरी, सभी के कम अटेम्प्ट है, और जिनके ज्यादा भी है तो थोड़े बहुत उन्होंने टिक करके आए हैं, जो कंफ्यूजन में टिक आप हम लोग करते हैं। ओके, तो 14 से 16 विल बी गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट, ओके, फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल। उसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की हम बात करते हैं। अगर आप पढ़ाई करके गए होंगे तो ये सेशन आपको अच्छा गया होगा, नहीं भी करके गए होंगे तो भी ऑल एन एवरेज आपको ठीक ठाक गया होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा ये जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जिसमें हम पढ़ के सोच के हम जवाब दे सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज या ये सारी चीजें होती है। तो यस, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ाई की होंगी तो अच्छे खासे सवाल थे, लेकिन अटेम्प्ट करने लायक थे। मतलब आप, ऐसा होगा कि आप छोड़ोगे नहीं कोई सवाल, क्योंकि कंफ्यूजन था। इसमें मार्क्स, मतलब एक्यूरेसी बहुत से बच्चों की थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। जैसे क्योंकि जीके और इंडियन रेलवे की बात अगर हम करें, जनरल नॉलेज और इंडियन रेलवे, तो आपको पता रहता है कि आपने जवाब दिया ये सही है या गलत। अगर आपको पता है तो आप सही लोगे, नहीं है तो आपका गलत हो सकता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का इशू ये था कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे कुछ कुछ क्वेश्चंस के। तो आप ये नहीं बोल सकते अटेम्प्ट करने के बाद, आने के बाद, कि मेरा सही था, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है मेरा सही है, ये चीज आप बोल सकते हो। तो 8 से 10 बहुत अच्छे अटेम्प्ट है फॉर इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। उसके बाद में लास्ट जो था वो कस्टमर रिलेशन, मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत से बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, जैसे मार्केटिंग में था, क्योंकि ये भी बहुत जनरलाइज अच्छे क्वेश्चंस थे। और यस, 12 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट था। इसमें भी मार्केटिंग का जो सेक्शन था उसके जैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो अभी एक्यूरेसी का हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी बच्चे अटेम्प्ट करके आएंगे उनको भी अभी ये पता नहीं होगा कि मेरा मतलब पूरा सही होगा या नहीं, ये सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपके अगर 9 से 11 अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। ओवरऑल की बात करूंगा मैं अभी, ये मैं बात करूंगा 90 से लेके 95। अगर आपके 90 से 95 भी अटेम्प्ट है तो अच्छे, उससे कम है तो भी अच्छे, लेकिन एक्यूरेसी की बात अभी आती है इसमें। 90 टू 95 में उसकी उस लेवल पे बोल रहा हूँ कि अगर आपके 80% या फिर 85% तक आपकी एक्यूरेसी है, ओके, तो बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट है। ओके, दैट इज द गुड अटेम्प्ट। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस था। ओके, इन डिटेल जो सेशन वाइज की बात करें, कैसे कैसे अलग अलग सेक्शंस में कैसे कैसे आपके डिफिकल्टी लेवल थी। ओके, उसके बाद में अभी हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज भी होना है वो, तो 1900 बच्चे लगभग सिलेक्ट होने वाले हैं टोटल। तो 768 उसमें से जनरल करेंगे, उसका कट ऑफ हो सकता है टेंटेटिवली 73 से लेके 77 तक। 73 से लेके 77। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो हम बात करेंगे। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि ज्यादा मत सोचो कि बच्चे बहुत अटेम्प्ट करते हैं और मेरा कम हो गया। किसी बच्चे ने डाला कि 80 अटेम्प्ट है सर, तो पता नहीं क्या 78 है 75। देखो, डिपेंड करता है ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे को एकदम से 115 मिल जाए, 110 मिल जाए। हाँ, हो सकता है एक आध केस, वो हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आपको इतने सारे सीट्स हैं, ओके,
तो आप ये मत सोचो कि आपके अटेम्प्ट्स कैसे है, आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली ये चीज देखोगे, आपका 36 मार्क्स का पेपर, 120 में से 36 मार्क्स का पेपर श्योरिटी था। श्योरिटी मतलब हम जब सॉल्व करते हैं ना तो हमें पता रहता है कि रीजनिंग क्या मेरी एक्यूरेसी है और एप्टी की एक्यूरेसी है। ओके, अब ऐसा नहीं कि आपकी जनरल अवेयरनेस की नहीं है, ठीक है, जो चीज आपको पता है जीके में उसका तो जवाब आपने दे दिया, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता लेकिन आपने टिक मार्क करके आ गए उसका क्या। तो 36 या फिर 40-45 मार्क्स ऐसे थे जीके वगैरह के पकड़ के कि जो आपको पता हो सकता है कि चलो ये मेरे श्योरली अटेम्प्ट है, 100% मेरा ये सही है। ओके, लेकिन अदर देन दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आपके पास श्योरिटी नहीं है, इवन दो आपने 100 अटेम्प्ट किए, 120 किए, 80 किए। ओके, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, तो 45 तक आपका हो सकता है, लेकिन 45 क्वेश्चंस के आगे जो भी आपने अटेम्प्ट, या 50 क्वेश्चंस के आगे जो भी आपने अटेम्प्ट किए, वो ऐसा हो सकता है कि मुझे पता नहीं है एक्यूरेसी है या नहीं। ओके, तो डिपेंड करता है कि 120 भी अटेम्प्ट है, 110 भी है, 100 भी है, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके, तो उस पर बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। ओके, अगर किसी बच्चे ने, जैसे मैंने आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ, 85 किए हैं, लेकिन उसका अगर एक्यूरेसी, उसको पता है कि मैंने 2-3 ही जवाब मैंने ऐसे दिए हैं कि जो मुझे पता नहीं थे, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये जनरल का कट ऑफ जो है 73 से लेके 77 तक हो सकता है। ओके, ओबीसी का 71 से लेके 74, उसके बाद में एससी का 63 से लेके 67, एसटी का 57 से लेके 61 और 72 से लेके 74 आपका ईडब्ल्यूएस का। अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अगर लोएस्ट मार्क के उतना कट ऑफ लगता है, इन केस मतलब अगर हम बोल नहीं सकते, समझो ऐसा होता है कि 75 का समझो जनरल का कट ऑफ लगा और किसी बच्चे के 76 मार्क्स है, जैसे कि उसका आंसर किसे तो पता ही होंगे, इसका मतलब क्या है, वो एकदम कट ऑफ के नजदीक है। कट ऑफ के नजदीक है मतलब 1:8 रेशो है, 1:8 रेशो मतलब 8 में से एक को लेना है, मतलब वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, तो उसको कवर कहाँ करना है, वो कैसे सिलेक्ट हो पाएगा। आप तो शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, किसके लिए, सी बैट के लिए, लेकिन उसके आगे क्या, सिर्फ होना बड़ी बात नहीं है, आपको फाइनल सिलेक्शन में आना है। तो फाइनल कट ऑफ किस पे लगेगा, 70% आपका सीबीटी, 30% सी बैट। इसका मतलब ये है कि आपका जो अभी सीबीटी हुआ है उसको 70% वैटेज है, 70% वैटेज है। ओके, तो जो लोग अच्छा स्कोर करोगे, कट ऑफ के आगे होंगे स्कोर्स, तो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वो 70% में आगे निकल चुके हैं, बचे हुए 30% में उसको पढ़ना है। लेकिन जो एकदम ही कट ऑफ के पास रहेंगे उनको 30% में ऐसा स्कोर करना है कि वो एटलीस्ट बहुत आगे निकल जाए। इसका मतलब यह है कि फाइनल कट ऑफ जो उन्होंने बताया 70 प्लस 30% लगने वाला है। ओके, अभी ये जो टी स्कोर रहता है ये कैसा होता है, कैसा एग्जाम होता है, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो हम बात करेंगे, 42 मार्क्स के रहते हैं वो। ओके, तो एक्यूरेसी मैटर रहती है उसमें। तो यस, वो 30% आपको कैसे लेने हैं, कैसे मार्क्स को आपको आपके बढ़ाने हैं, वो सारी चीजें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो आप अभी ये चीज चेक करो, अभी आंसर की भी आ जाएगा जल्दी से जल्दी, डीएफसीसीएल का आंसर की जल्दी से जल्दी आ जाता है। ओके, तो उसका भी ज्यादा टेंशन मत लो। ओके, तो बाकी जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं खैर आपको ये चैनल पे दे दूंगा, तो सब्सक्राइब करो। सीबैट की तैयारी शुरू रखो, अगर आपके आंसर की आने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आपके सेफ स्कोर है, तो आप तैयारी चालू रखो, बाकी लोग भी कर सकते हो, क्योंकि चांसेस है कि कट ऑफ नीचे चला जाए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम थी और पेपर बहुत इतना आसान नहीं था जो हर साल डीएफसीसीएल का हो जाता है इजी इजी। ओके, लेकिन ये पोस्ट के लिए तो खैर नहीं था। ओके, तो 70 प्लस 30 ये चीज याद रखो, ये एक्सपेक्टेड टेंटेटिव कट ऑफ है, +-2 हो सकता है। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है जो भी इम्पोर्टेंट थी इस पर्टिकुलर पोस्ट के मामले में। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।